1947 में भारत का बंटवारा हुआ था क्योंकि जिन्ना ने और साथ साथ भारत में रहने वाले ज्यादातर जो बड़ी तादाद में मुसलमान थे उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते और इसलिए भारत का बंटवारा हो गया। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान में से आज बांग्लादेश भी बना हुआ है। भारत का बंटवारा 1947 में हुआ, इस बात को याद रखिए। लेकिन बंटवारे के बावजूद अक्सर ये सवाल उठते हैं, लोग सवाल उठाते हैं कि अभी भी भारत में कितने पाकिस्तान हैं। वैसे कमलेश्वर का एक नॉवल भी आया था, कितने पाकिस्तान, लेकिन उनका जो नॉवल था वो मानवीय आधार पर था और वो कई तरह के रिश्तों पर आधारित था। लेकिन सवाल यहां रिश्तों का नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बात अब रिश्तों से कहीं आगे चली गई है। मानवीय पहलू नहीं, इस पूरे मामले के बहुत सारे पहलू हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। इसीलिए जैसा मैंने कहा कि भारत के बंटवारे के बाद 1947 में पाकिस्तान के बनने के बाद भी भारत में अक्सर ये आवाजें उठती रही कि भारत में अभी भी कितने पाकिस्तान हैं। याद है आपको, टीएमसी के एक नेता, जी हां, टीएमसी के नेता नहीं बल्कि मंत्री, ममता बनर्जी के एक मंत्री, उनकी एक पूरी रिपोर्ट आई थी जिसमें जब वो एक विदेशी पत्रकार को कोलकाता के मुस्लिम बहुल इलाके में ले जा रहे थे तो उन्होंने कहा, आइए आपको मिनी पाकिस्तान लिए चलता हूं। जिस तरह से वक्फ के नाम पर भारत में जमीनों पर कब्जा होता रहा, उसको लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए कि भाई एक पाकिस्तान तो बन गया, भारत में और कितने पाकिस्तान। जब कश्मीर से हिंदुओं को निकाल दिया गया तब सवाल उठा कि एक पाकिस्तान तो बन गया और कितने पाकिस्तान। जब हमने देखा इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक इलाके से जब हिंदुओं को निकाल दिया गया और उसके बाद यह सवाल वहां उठा कि कितने पाकिस्तान। इस तरह के तमाम सवाल अक्सर उठते हैं, लेकिन आज यह सवाल पहलगाम आतंकी हमले के बाद मैं क्यों उठा रहा हूं? मैं इस सवाल कश्मीर को लेकर नहीं उठा रहा हूं। कश्मीर हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का रहेगा, इसमें तो किसी को कोई शक ही नहीं है। लेकिन आज पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो एक तस्वीर हमारे सामने आई है, आज उस तस्वीर पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। दरअसल पहलगाम के आतंकी हमले के बाद सरकार ने यह ऐलान किया, सरकार ने घोषणा की कि भारत के अंदर कोई भी पाकिस्तानी अब नहीं रहेगा, कोई भी पाकिस्तानी नहीं रहेगा। जिस तरह से भारत ने स्वतंत्रता संग्राम में एक बार यह नारा बुलंद किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी तरह से भारत ने नारा बुलंद किया, पाकिस्तानियों भारत छोड़ो। और जब 48 घंटे की समय सीमा दी गई, जब पाकिस्तानियों को निकालने की शुरुआत की, जो अभी भी चल रही है, तब ऐसे ऐसे किस्से, ऐसे ऐसे कहानियां हमारे सामने आई जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे, चौंक जाएंगे। और ऐसा लगेगा कि हमने हिंदुस्तान को आखिर कैसा मुल्क बना दिया। हमने एक सराय बना दिया हिंदुस्तान को कि जो मर्जी मुंह उठा के आए और यहां पर आ जाए और यहां बस जाए। नागरिकता से किसी का कोई लेना देना नहीं, देश से वफादारी, देश की मिट्टी से प्यार, उससे कोई मतलब नहीं। बस मुंह उठाइए और भारत में आइए, भारत में बस जाइए। यह हमने किस तरह का हिंदुस्तान बनाया? क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब पाकिस्तानियों को निकालने की बात आई तो ऐसी ऐसी कहानियां सामने आई, सुनकर चौंक जाएंगे आप। कश्मीर में रहने वाला एक युवक कहता है कि मैं पाकिस्तान के पासपोर्ट लेकर हिंदुस्तान में आया और 17 साल से हिंदुस्तान में रह रहा हूं, 17 साल से। वो कहता है कि मुझे कैसे निकाल सकते हैं जी, मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है लेकिन मेरे पास भारत का आधार कार्ड है, मेरे पास भारत का वोटर कार्ड है, मैं कश्मीर में भारत के चुनावों में वोट करता रहा हूं। सोचिए, सुनकर दिल दहल जाता है। कश्मीर में पाकिस्तान के रहने वाले नागरिक भारत के चुनावों में वोट करते रहे, पासपोर्ट पाकिस्तान का है लेकिन वोटर आईडी कार्ड भारत का है, हिंदुस्तान का है, आधार कार्ड हिंदुस्तान का है। और ओसामा नाम का यह युवक कहता है कि मैंने तो यहीं पर पढ़ाई करी है जी, मैंने तो हिंदुस्तान में पढ़ाई करी है और भारत सरकार के पैसे पर सब्सिडी लेके पढ़ाई करी है और अब तो मैं भारत में नौकरी की तलाश कर रहा हूं जी, मुझे कैसे निकाल सकते हैं? और ऐसी एक कहानी नहीं,
ऐसी दर्जनों कहानियां हमारे सामने आई हैं। 40-40 साल से लोग यहां रह रहे हैं, 40 साल से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान के नागरिक हैं, 40 साल से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। किसी ने पूछा नहीं वीजा एक्सटेंड, वीजा एक्सटेंड, वीजा एक्सटेंड, वीजा एक्सटेंड। क्या तमाशा बना के रखा है आपने? और ऐसी कहानियां भी हैं, सुनकर चौंक जाएंगे आप। कश्मीर में रहने वाली एक मोहतरमा, उनके पति पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी उनके पति भारत में जम्मू कश्मीर में बाकायदा जम्मू कश्मीर पुलिस में 27 साल से सेवाएं दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं, पाकिस्तान का एक नागरिक जम्मू कश्मीर पुलिस में है, भारत सरकार से, कश्मीर की सरकार से वो वेतन उठाता है। ऐसी दर्जनों नहीं, ऐसी सैकड़ों हजारों महिलाएं हैं जो भारत में रह रही हैं, भारत की नागरिक है। उनके शौहर जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। वो शौहर आते हैं और पाकिस्तानी महिला जो है, भारत की जो महिला है, उसने ना पाकिस्तान जाने की जहमत उठाई, ना पाकिस्तान लेने की नागरिकता लेने की जहमत उठाई। पाकिस्तानी व्यक्ति जो है वो आते हैं, उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं हिंदुस्तान में। सारी सेवाएं, सारी सुविधाएं भारत सरकार की ले रहे हैं, लेकिन शौहर जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं। सोचिए कैसा हिंदुस्तान हमने बनाया। क्या इसको लेकर सवाल नहीं उठने चाहिए? दो टूक में आज हम इस पर सवाल जरूर पूछेंगे। एक हिंदुस्तान कितने पाकिस्तान। और आपको यह भी मैं याद दिला दूं, आज ये जो सवाल उठा रहा हूं, इसका एक बड़ा एंगल, बड़ा पहलू जानते हैं क्या है? आज ये सब कुछ देखने के बाद मन में सवाल उठ रहा है कि जब सीए आया था, एनआरसी लाने की बात हुई थी, तब हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका खड़ा हो गया था ये नारे लगाते हुए, कागज नहीं दिखाएंगे। क्या कागज नहीं दिखाने का नारा, जुमला, कविताएं इसलिए पढ़ी गई थी कि भारत में जो पाकिस्तान बसा रखे हैं, इन पाकिस्तानियों को बचाना है, इन पाकिस्तान को बचाना है। दो टूक में आज इस पर चर्चा होगी। इससे पहले आगे बढ़े, ऐसी कुछ कहानियां आपको दिखा रहा हूं। ऐसी हजारों कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियां आपकी आंखें खोलने के लिए काफी हैं। सुनिए, कान खोलकर सुनिए, देखिए। जगह के रहने वाले हैं? कराची की। मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं बेसहारा हूँ। गलत हुआ, हम उसका साथ नहीं देते। नेशनलिटी के लिए कागजात भरे नहीं दिया, नूरी के लिए कागजात उसे पहले भरे थे तो नहीं दिया सर। अब इसका आधार कार्ड इधर का है, इलेक्शन कार्ड इधर का है, इंडियन का है, मगर समझ नहीं आता क्यों। हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विदिन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीज़ा स्टे करवाया था। हमने वोट भी कास्ट किया। हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा नाम परवीन अख्तर है। हम बारामूला कानसपुरा से। मुझे यहाँ 40 साल हो गए हैं भैया। 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। जी हाँ, मैं कश्मीर से हूँ, उधर पाकिस्तान पीओके से हूँ, मीरपुर से। जी, मेरा और मेरा एक बेटा पाकिस्तान का पासपोर्ट है। कितने साल हो गए आपको? सर 2017 में आई हूँ यहाँ पे। ये बच्चा? सर ये मुझे अभी 14 दिन पहले हुआ है। ये मिसेज है। कितने सालों से यहाँ पर रह रहे थे? ये 45 साल। ये 45 साल। तो किस वजह से आज यहाँ से इनको भेजा गया है? ये पाकिस्तानी है। ये बाघा बॉर्डर के ज़रिए जो ये नया कानून निकला, इसके ज़रिए जो भेजे गए, तो इसमें मेरे वालिद साहब भी थे और बाकी मेरे 3 चाचू और थे और मेरी 5 जो हैं वो मतलब खाला फुफियाँ, यानी कि पूरे ये 9 थे। और ये मतलब ऐसे थे ना कि जो अरसाए मतलब तकरीबन 43 साल से यहाँ पर ये बस रहे थे। और पहले ये इधर ही के थे, फिर गए वहाँ, उसके बाद यहाँ मतलब 40-50 साल हो गए इनको यहाँ रहायशी हैं। मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ। मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो ये अभी 40-50 दिन की ही है। बेकसूर लोगों की जाने गई हैं।
लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। साल तक हमने इंतज़ार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फूफो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीज़ा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए और ये एकदम से ऐसे कह रहे हैं। आपके पति पुलिस में है? हाँ, मेरे पति पुलिस में 27 साल सर्विस हो गई। क्या नाम है? इफ्तिखार अली। वो पुलिस में है, उनको भी कहा कि वापस जाओ? उन्हीं को कहा, हमें नहीं कहा। ये हमारे घर के 9 बंदे, ये बहन भाई है। और सबको वापस जाना? सबको वापस जाना है। 27 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस में एक पाकिस्तानी नागरिक अपनी सेवाएं दे रहा है। भारत सरकार कश्मीर सरकार से वेतन ले रहा है, भारत की सारी सुविधाएं ले रहा है, नागरिकता पाकिस्तान की है, पत्नी हिंदुस्तान की है, बच्चे कहां के मैं नहीं जानता। और आप सोचिए ऑनलाइन शादियां हो रही हैं। सीआरपीएफ के एक जवान की पाकिस्तान की एक महिला से ऑनलाइन शादी हो जाती है और वो अपनी नागरिकता पाकिस्तान की रखती है लेकिन हिंदुस्तान आ जाती है। ये सब कहानियां जो हैं, अगर ये किसी बॉलीवुड के व्यक्ति को फिल्म कहानी दे दी जाए तो वो बड़ी इस पर एक रोमांटिक फिल्म बनाएगा जिसमें बड़े ह्यूमन एंगल होंगे कि देखिए प्यार है, प्यार तो सीमाएं नहीं मानता, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं मानता, और जो मोहब्बत है वो तो दोनों के दिल में धड़कती है। ये सब कहानियां बॉलीवुड में अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तव में इसका एक और बड़ा पहलू जो है वो सुरक्षा से जुड़ा है। क्या ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक है, या फिर इसको मानवीय दृष्टि से देखना चाहिए कि भाई कोई भी व्यक्ति कहीं से भी शादी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, उसका शौहर कहीं रह सकता है, पत्नी कहीं रह सकती है, तो ये तो मानवीय पक्ष है। इस पर आज 2 टूक में चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करवा दूं। मेरे साथ 5 मेहमान आज की डिबेट में जो है जुड़ चुके हैं। मेरे साथ शाजिया इल्मी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाजिया इल्मी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़े हुए हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं। तारिक खान जी मेरे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, सुरक्षा और रणनीतिक मामलों के जानकार हैं। शशांक शेखर झा मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप सभी का शुक्रिया, स्वागत। सबसे पहले शाजिया इल्मी, मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, और मुझे आज जब जुड़ी आपका नाम आया तो मुझे खुशी हुई कि आज आपका नाम आया, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आपके भी कोई ना कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में ज़रूर रहते होंगे। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़ी मामूली सी बात है, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते यहाँ हैं वहाँ हैं, तो फिर इस पूरे मामले को मानवीय दृष्टि से देखने की ज़रूरत है, इसमें सुरक्षा का कोई एंगल नहीं है। क्या कहेंगी आप? बहुत ही बुनियादी बात है। एक बात होती है शांति और दूसरी है युद्ध की। हम जानते हैं कि क्या हमारा रिश्ता रहा है और कितना कड़वा और तल्ख रिश्ता वो रहा है। और मैं खुद उसका घर से आती हूँ, एक बहुत ही एक सुन्नी परिवार से आती हूँ मैं। मेरे पिता हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट उर्दू न्यूज़पेपर, सबसे पुराने अखबार उर्दू अखबारों में से जो एक है, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट वो हमारा अखबार है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस बात को मैं बहुत गौर से सुन भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। ये था एक प्रचलन था, क्योंकि जाहिर सा था बात थी, एक खित्ते 2 देश निकले एक जगह से, जाहिर सी बात है रिश्तेदार वहाँ थे यहाँ थे, वो सब ने देखा है। और अब जो मुसलमान भारत का रहने वाला है, जिसके पिता ने जानबूझकर रिजेक्ट किया पाकिस्तान को, बावजूद इसके कि वो बहुत छोटा था, और जिसके बड़े अब्बा चले गए बाकायदा जिन्ना की टीम के बहुत ही अहम वो हिस्सा थे, और इस्माइल ज़बी नाम है मेरे बड़े अब्बा साहब का, तो उनका बाकायदा एवेन्यू है इस्लामाबाद में, सब जानते हैं उसके बारे में। तो उन्होंने चाणक्य को भी ट्रांसलेट किया, अर्थशास्त्र को भी ट्रांसलेट किया उर्दू में। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको क्यों बताना चाहती हूँ, मैं कभी अपने घर की, खानदान की, पूरे समाज और माशरे की बात नहीं करती। ये ज़रूरी कहना, जाहिर सी बात है, क्योंकि रिश्ते ऐसे रहे हैं तो आपस में शादियाँ होती रहीं और ये रहा। लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम चाहेंगे इस तरह की शादियां हों, इस तरह से एक जो दुश्मन जो मुल्क है, हम ये नहीं कह रहे हैं वहाँ पे, जब वहाँ पे खुद लोग परेशान हाल हैं। हम सब जानते हैं पेशावर हमलों में क्या हुआ, किस तरह से बच्चों को मार डाला, अपने ही देश के बच्चों को किस तरह से आर्मी स्कूल के बच्चों को मारा गया, वो सब जानते हैं। लेकिन हमें भी सोचना पड़ेगा, क्या मैं अपनी बहन को ब्याहूंगी
या मैं चाहूंगी कि मेरी बिटिया या कोई उसकी दोस्त जाए पाकिस्तान में, उसकी शादी हो? क्या मैं चाहूंगी? और ये कोलैटरल क्या मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ? और क्या मैं बतौर हिंदुस्तानी इसे अफोर्ड कर सकती हूँ इमोशनली? आप सोचिए, पॉलिटिकली भी और इमोशनली भी। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है। दूसरा, आप सब लोगों को एक मानवीय इसमें एक एंगल नजर आ रहा है और एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण है। क्या होगा उन ब्याहताओं का, क्या होगा उनका, उन यतीमों का, वो कहाँ जाएंगे बेचारे, वो तो यतीम हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि वो इतनी तादाद इतनी ज्यादा क्यों थी? और अच्छा, और दूसरा सवाल भी इसमें एक और बहुत बड़ा आता है कि हमारे यहाँ जो लोग बहुत ही आंसू बहा रहे हैं, आंसू बहाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं अशोक जी। अब आप ये मुझे बताइए, ये जो इंडिया अलायंस है, इसको हम लोग आज से, मैं तो नाम नया रख रही हूँ और मैंने इसका ऐलान कर दिया है, पिंडी अलायंस में कहूंगी, क्योंकि रावलपिंडी में जिसके आका बैठे हों वो इंडी यानी कि पिंडी अलायंस को इस बात की बड़ी फिक्र है कि भाई इनका क्या होगा, जो जिनकी शादियां यहाँ हुई हैं, जो बच्चे हैं। अब आप देखिए हो क्या रहा है इन दोनों मुल्कों के बीच में, और सब जानते हैं। और मैं लंबी, मतलब सब जानते हैं, मुझे लगता है कि कब 48 के बाद से क्या क्या हुआ, 65, 71, 99, 2016, 2019, कश्मीर, और ये अब हम देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारी आंखों के सामने। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और ये मेरे समाज और मेरे कौम को भी, मेरे और मेरे देशवासी को भी, और चाहे वो मेरी पार्टी हो या वो रावलपिंडी के प्रवक्ता जो अपने को इंडिया अलायंस कहते हैं, ये हम सब लोगों के लिए एक सोचने की एक बहुत बड़ी एक बिना है ये, कि हम लोग को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हम किधर खड़े हैं और किस हद तक खड़े हैं, और इसमें क्या कोलैटरल है और किस तरह का हम जो है कितना झेल सकते हैं अपने पर प्रहार, चाहे वो जज्बाती हो या राजनयिक हो, या फिर पूरी तरह से सियासी और हो। देखिए, ऐसा है कि जाहिर सी बात है कि भावनाएं सबकी होती हैं, और लेकिन मुझे लगता है कि जो आप कह रही हैं कि इस वक्त एक ऐसा वक्त है जब हमको तय करना पड़ेगा कि हम किस तरफ खड़े हैं। अगर पाकिस्तान इस हद तक है और इसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, पाकिस्तान के नागरिक कितने जिम्मेदार हैं ये छोड़ दीजिए, लेकिन पाकिस्तान तो जिम्मेदार है। और अगर आज पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क की तरह व्यवहार कर रहा है तो पाकिस्तान के नागरिकों को इसमें जो है पिसना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको कह दें कि हाँ। लेकिन आपने एक बड़ा आरोप लगाया, इसलिए मैं तारिक खान जी आपके पास जा रहा हूँ। तारिक खान जी, बहुत सारे लोग, और मैं सुन रहा था कुछ गठबंधन के ही, कुछ आपके गठबंधन के ही कुछ नेता हैं, वो कह रहे थे कि इन महिलाओं का क्या कसूर है, इन बच्चों का क्या कसूर है, इन पुरुषों का क्या कसूर है। तो इस तरह से अगर उनको जो है ये मानवीय दृष्टि दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें सुरक्षा का एक बहुत बड़ा एंगल है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सीआरपीएफ का एक व्यक्ति है यहाँ पर तैनात है और उसकी शादी जो है ऑनलाइन एक पाकिस्तानी से हो जाती है और वो पाकिस्तानी उससे यहाँ पर आ जाती है। ऐसी महिलाएं हैं जिनके शौहर वहाँ बैठे हैं और यहाँ पर जो है वो भारत की नागरिकता लेकर बैठी हैं, लेकिन शौहर पाकिस्तान में बैठे हैं। ये सब चीज़ें, सुरक्षा का भी इसमें एक बड़ा एंगल आज सामने आ रहा है, क्या कहेंगे आप? ठीक है, सही बात है, सुरक्षा का एंगल है, पाकिस्तानी दुश्मन देश है, सही है। पाकिस्तान से आए लोगों को तुरंत वापस भेज देना चाहिए, ये भी बात पे मैं तुरंत इस बात पे 100% सहमत हूँ। लेकिन क्या धर्म देखकर वापस भेजा जाएगा? आप सहमत हैं इस बात पे? मेरा सवाल है छोटा सा आपसे। नहीं, मैं देखा जाएगा, मैं इस सवाल पर भी आऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आइएगा, पहले धर्म देखकर भेजा जाएगा या सबको भेजना चाहिए? मतलब क्या सही है गलत आपसे? धर्म देखकर भेजा जाए या सबको भेजा? आप पूछ रहा हूं आपसे। अच्छा, मेरे से सवाल पूछ रहे हैं आप, ठीक है, तो मैं बता देता हूं। मैं तो गांधी जी का फॉलोअर हूं इस मामले में, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि बंटवारे के बाद जो हिंदू वहां पर रह गए उनको अगर प्रताड़ित किया जाएगा तो उनकी जिम्मेदारी भारत को लेनी चाहिए। गांधी जी ने यह नहीं कहा था कि बंटवारे के बाद जो मुसलमान चले गए उनकी। तो मैं गांधी जी का फॉलोअर हूं, मैं मानता हूं गांधी जी ने जो कहा उस पर हमको भारत को चलना चाहिए। सवाल मिल गया, आपका जवाब मिल गया। आप इसकी भी गारंटी लेते हैं कि वो भारत के प्रति उनकी निष्ठा 100% होगी, ये गारंटी भी लेते हैं आप? सुरक्षा कारणों से उनकी निष्ठा पाकिस्तान के प्रति नहीं होगी, हिंदुस्तान के प्रति 100% होगी, इसकी भी आप गारंटी दी। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है, चलिए। अगर ये बात है कि ठीक है, जो वहां पर मान लेते हैं प्रताड़ित लोग थे उनको वापस ले लेना चाहिए, तो ठीक है, लेकिन 100% उनकी निष्ठा सही होगी और सुरक्षा कारणों से उनको रोकना, जैसे
जब विदेश मंत्रालय ने ब्रीफिंग दी थी अपनी कि सब लोगों को वापस जाना है, तो उसमें कहा गया था कि जो हिंदू है लॉन्ग टर्म वीजा के वो वापस नहीं जाएंगे। तो उनकी ईमानदारी निष्ठा की गारंटी अशोक श्रीवास्तव साहब, मोदी जी, अमित शाह ऐसे नेताओं को ले लेनी चाहिए। तो एक भारतीय होने के नाते तारिक खान को जीरो प्रॉब्लम है। मगर मैं ये प्रश्न चिन्ह जरूर उठाऊंगा कि अगर उस निष्ठा का कोई टेस्ट हो सकता है, जैसे हम थर्मोमीटर मुंह में डालते हैं, टेम्परेचर बता सकता है, तो आप लोग मिलकर करा लीजिए। मगर सुरक्षा कारणों में हमें जरा सी भी चूक नहीं देनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बिना धर्म के, जो धर्म मुसलमान नहीं है, ऐसे लोग भी जासूसी में पाए गए हैं लिप्त। कई नाम है, मैं 10 नाम दे सकता हूं। बिल्कुल, कई लोग जासूसी में लिप्त पाए गए हैं। उनकी निष्ठा का अगर कोई सवाल नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज अ भारतीय मैं ये सवाल जरूर करूंगा कि उनकी निष्ठा का कोई जांच हो जाना चाहिए। तारिक खान जी, एक चीज, एक चीज तारिक खान जी मैं जरूर कहूंगा। देखिए, गद्दारों का कोई धर्म नहीं होता, ये बड़ा तय है। गद्दार हिंदू भी होते हैं, गद्दार मुसलमान भी होते हैं, गद्दार सिख भी होते हैं, गद्दार ईसाई। सुनिए मेरी बात सुनिए। गद्दार, हाँ, गद्दार होता है। मैं सुनिए तो सही ना। और गद्दार और गद्दार ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से आने वाला, अरे भारत में भी रहने वाले गद्दार हैं भाई। भारत में रहने वाले बहुत सारे गद्दार हैं जिनके दिल आज भी पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसा सवाल यह है कि आप उनको भी, जो भारत में रह के जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, एक मोहतरमा है जो है हमेशा पाकिस्तान के लिए आंसू बहाती है, बी कैटेगरी की, सी ग्रेड की हीरोइन है वो पाकिस्तान में जाकर कहती हैं कि भाई मुझे तो दुनिया भर में सबसे अच्छा लाहौर लगता है जी, मुझे तो ऐसे लोग हैं जो भारत के लोग हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। तो ऐसे लोगों को आप जो है धक्का देकर निकाल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, उन लोगों पर नजर रखी जानी चाहिए, सुरक्षा की से उन लोगों पर नजर रखनी चाहिए। और ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर, इस सवाल को लेकर मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं विक्रम जी के पास जा रहा हूं। विक्रम सर, आपको क्या लगता है, ये इसका एक एंगल ये भी है कि भाई ऐसे कैसे, अगर ये सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा खतरनाक, और मैं तो ये देखकर हैरान हूं सर, आप विक्रम जी आप बताएंगे सर, कि 17 साल से एक ओसामा, पाकिस्तान का नागरिक, वो जम्मू कश्मीर में है, उसके पास आधार कार्ड है, उसके पास वोटर आईडी कार्ड है, वो बाकायदा जम्मू कश्मीर की सरकार को, देश की सरकार के लिए वोट चुनता है, वो बाकायदा भारत के पैसे पर जो है वो सब्सिडाइज रेट पर जो अपनी शिक्षा ले रहा है, अब भारत में नौकरी ढूंढ रहा है। मतलब हमने सराय बना दिया हिंदुस्तान को। जी नमस्कार सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। सराय नहीं बनाया, सराय में तो कुछ भुगतान करना पड़ता है। ये जोंक की तरह जो पूरी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या खून चूस रही है मां भारती का, और एक पैसा टैक्स देना नहीं। आपने एक उसामा की बात की है, मैं आपसे कहता हूं लखनऊ से नैनीताल एक्सप्रेस पे बैठिए, और जब बहेड़ी से काठगोदाम तक आपकी ट्रेन जाती है, पटरी के दोनों तरफ लाखों उसामा और सामिन बैठे हुए हैं, और वहां पर आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के झंडे दिख जाएंगे। किसने बसाया है? हमारे सत्ता लोलुप और तुष्टीकरण की राजनीति चलाने वालों ने वहां बैठाया है। और ये बात मैंने आपको एक ज्योग्राफिकल लोकेशन की बताई, ऐसे मैं 50 बता सकता हूं। अब मैं 4 बिंदु आपके सामने रख रहा हूं। राष्ट्र हित और सुरक्षा सर्वोपरि, और जो सामने आए उसको बिल्कुल बिना मुरव्वत बेरहमी के साथ हटा दिया जाए, इसमें कोई मुरव्वत नहीं। मानवाधिकार मानवों के लिए होते हैं, दानवों के लिए कोई मानवाधिकार नहीं होते हैं। और जो लोग आज आंसू बहा रहे हैं, ऑल आइज ऑन रफा, और जब कश्मीर से सन 90 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, किसी की आंख से एक आंसू निकला था? और अगर तब नहीं निकला ऑल आइज ऑन रफा, तो आज आपको जो हमारे 26 लोग मारे गए हैं, बेमौत मारे गए हैं, उनकी चिता आग ठंडी नहीं हुई और आग के आंसू सूखे नहीं, और आप अजीब से बेमौसम की बारिश और बेमौके की शहनाई बजा रहे हैं कि उनके बच्चे बीमार हैं, उनकी ये शादी, उनकी वो शादी। सहानुभूति है, लेकिन व्यक्तिगत सहानुभूति राष्ट्र हित के ऊपर नहीं हो सकती है। व्यक्तिगत सहानुभूति है, उनको भेजिए दुबई और या अमेरिका कराइए, अपने पैसे से लाए, वो आप करेंगे नहीं। वचनम की बातें 9 लाख की सबकी सुन लीजिए, अगर आप इतना दर्द है इनको बैठाइए और अपने पैसे से चंदा करके। और आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे लोग जो ये कहते हैं, अभी आपने सुना होगा, हमें संविधान पे विश्वास नहीं है। विश्वास संविधान पे नहीं है, सुविधा पूरी संवैधानिक लेनी है। चाहे गरीब आवास योजना हो, चाहे शौचालय हो, चाहे गरीब जनधन योजना हो, सुविधा पूरी, निष्ठा आपकी संविधान की नहीं है।
तो ऐसे लोगों की फहरिस्त बननी चाहिए। पुलिस में इसका लेखा जोखा होता है, इसको कहते हैं सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम, संदिग्ध गतिविधियों का लेखा जोखा। जो संविधान को नहीं मानते उनकी फहरिस्त बनाइए। ए। बी बनाइए जो कहते हैं पाकिस्तान का झंडा हम लहराएंगे। नंबर 3, जो पाकिस्तान का झंडा जलाने वालों के साथ मारपीट करते हैं और जो पाकिस्तान के गिरे हुए झंडे को निकाल करके अपनी छाती से लगाते हैं, जो ये कहते हैं कि मेरे दिल में पाकिस्तान धड़क रहा है, उनकी लिस्टिंग कर ले, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग कर ले और ये मान के चलिए गहराई से जांच कर ले, कोई ना कोई ऐसी भड़काऊ चीज उनके पास जरूर मिल जाएगी, चाहे आईईडी बनाने की या जाकिर नायक की भड़काऊ कत्ल वाजिब की बात आपको उपदेश मिल जाएंगे और पुलिस फिर अपने पे जब आ जाती है इनका सबका निस्तारण हो सकता है। रही बात इसकी उसावा की, अगर घर का चिराग भी घर में आग लगाने को बेकरार हो तो हमारे घर को कौन बचाएगा। घर में दीमक लगने की शुरुआत है और जब हम दीमक हटाने की कोशिश करते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, तो लोग कहते हैं ना 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 ना, वो दीमकों के प्रति बड़ा उदार दृष्टिकोण आपको रखना चाहिए। ये दीमकों के भी जीने का, सांस लेने का अधिकार है, कोई अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार हमारे जो 26 मारे गए उनके परिवार का है, आपका है, हमारी बच्चियों का, शाजिया जी का है और हमारे जितने विद्वान पैनलिस्ट उनके परिवार का सबसे पहले है। अब मैं कम से कम इसमें कोई मिलावट पसंद नहीं करता हूं कि किसी और का हक है कि आप और आपके परिवार के ऊपर कोई ग्रहण की तरह आ जाए। अशोक जी, आपने जो बात कही वो इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन साथ साथ इसमें एक ये भी बात है, और तहसीन में यही सवाल लेकर आपके पास आ रहा हूं, क्या ये जो घर में बैठे हैं दीमक की तरह जो भारत को चाट रहे हैं, खून पी रहे हैं, इन लोगों को बचाने के लिए नारा आया था कि भाई कागज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर उस समय कागज देख लिए जाते तो उसी समय शायद इनमें से बहुत सारे लोग पकड़े जाते, लेकिन तब ये नारा दिया गया कागज नहीं दिखाएंगे। क्या ऐसे लोगों को बचाना भी था? नमस्कार अशोक जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 3 या 4 चीज मैं कहना चाहता हूँ। आज सारा मुल्क एक है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और वर्तमान सरकार के साथ। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पर एक्शन हो, लेकिन हमें जो विजुअल्स दिखाई जा रही, जैसे हमें कश्मीर का विजुअल दिखाया दिया, और क्योंकि यहाँ पर एक पूर्व डीजीपी साहब है जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, विक्रम सिंह जी, गुजरात के विजुअल्स दिखाए जा रहे, अन्य जगहों के विजुअल्स दिखाए जा रहे, यहाँ से पाकिस्तानी नेशनल्स को बाहर निकाला जा रहा है इलीगली, अवैध तरीके से मेरे मातृभूमि में वे रह रहे थे। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई गुजरात में पिछले 20-25 साल से किसकी सरकार थी, किसकी हुकूमत थी। आप कश्मीर की भी बात करती, जम्मू एंड कश्मीर, और पुलिस एक बहुत सेंसिटिव पोस्टिंग और सीआरपीएफ डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के नीचे आती। 6 साल में आपको ये नहीं पता चला कि पाकिस्तानी आपके फौज के अंदर है। ये तो किसी और पे तो आप दोष नहीं डाल सकते, तो हमारी गलती है ना। मैं इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी नहीं कर रहा हूं, लेकिन वर्तमान गृह मंत्री साहब अगर उनसे सवाल नहीं पूछे तो होम सेक्रेटरी से तो सवाल पूछ सकते हैं कि आपको जम्मू एंड कश्मीर जैसे सेंसिटिव जगह पे आपके सीआरपीएफ फोर्स में पाकिस्तानी नेशनल है, आपको यह बात नहीं पता चली। तो अब क्या आपकी इंटेलिजेंस इसलिए तो फेल हो रही है। बिल्कुल वैलिड सवाल है आपका वैलिड सवाल है, और ये शाजिया के पास में ले जाऊंगा जी। बोली दूसरी बात, पहलगाम में हुआ उसको हम बिल्कुल माफ नहीं कर सकते, लेकिन क्या पहलगाम पहला अटैक था हिंदू के ऊपर पिछले 5 सालों में? अशोक जी, मैं लगातार आपके शो में मुझे आने का मौका मिलता है और सिलेक्टिवली हिंदुओं को पिछले 3 साल 3.5 साल से टारगेटिंग किया जा रहा है। मनोज सिन्हा जी वहां के एलजी ने स्टेटमेंट निकाला, नहीं ये गलत है, हिंदुओं को टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये स्टेटमेंट निकाला क्यों? ये टारगेट हुआ जब वो हमारी यात्रियों पर बस फायरिंग हुई, वो बस खाई में गिर गई। अगर वो फायरिंग में कम हिंदू हमारे शहीद हुए, वरना एम उनका वही था कि आज जैसे 27 हमारे भाई शहीद हुए, वहां पर भी उतना ही उनका एम था कि ज्यादा लोगों को शहीद करें। तो तब आपको नहीं समझा टीआरएफ क्या कर रही है, लश्कर तोयबा क्या कर रही है। तो ये किसकी लगातार फेलियर है? आप बिल्कुल विपक्ष से सवाल पूछिए, लेकिन सरकार कौन बैठे हैं सरकार के अंदर? ये मैं इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं, मैं इसमें बिल्कुल पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं। फिर आपने इसको 2 इन 2 ऐड नहीं किया। तीसरी मैं बात के ऊपर लास्ट चीज पे आके मैं कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, पाकिस्तानी सिटीजन्स का भारत में कोई जगह नहीं है। हम एक मुल्क कभी नहीं थे, हम एक लोग नहीं है। पाकिस्तान के कोई भी नागरिक आसिम मुनीर जो वहां के आर्मी चीफ है उनको क्रिटिसाइज नहीं करें, जो उसने भड़काऊ भाषण दिया जिसके कारण पहलगाम में अटैक हुआ, जो उसने बात की हिंदुओं को अलग करने की मुसलमानों से, कोई उसको क्रिटिसाइज नहीं करता। बाकी सारी चीज छोड़ दे, अगर पाकिस्तान गंभीर है, क्योंकि सारे पुराने हटकने उठा रहे, क्या पहले उन्हें काम ने ये नहीं किया, फिर पीआरएफ ने कहा कि हमारा स्टेटमेंट नहीं था 4 दिन के बाद, जो भी वो कर रहे हैं सारे उनका हमने टूल किट पहला देखा हुआ है। पाकिस्तान आज दाऊद इब्राहिम को क्यों भारत नहीं भेजता? दाऊद इब्राहिम मोइन पैलेस नाम की जगह पे कराची में रहता है, ये सब जब जानते हैं, जग जाहिर है पाकिस्तान जानते हैं, कराची में रहता है, वो भारतीय नागरिक है, उसने भारत में अपराध किए, पाकिस्तान का है उसको पनाह दे रहा है।
अगर पाकिस्तान सीरियस है, सबसे पहले दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं भेजता कि एज अ एक्ट ऑफ गुडविल हम दाऊद इब्राहिम को आपको हैंड ओवर कर रहे हैं? नहीं करेगा वो मुल्क, क्योंकि वो एक टेररिस्ट मुल्क है, उसने उसामा बिन लादेन को भी छुपाया था। हमें इस मुल्क से कठोरता से डील करना चाहिए, लेकिन गलती हमारी है। हमारे पुणे के अंदर एक लास्ट लाइन, हमारे पुणे के अंदर एक डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे, पाकिस्तानी मोहतरमा के साथ व्हाट्सएप पे इश्क लगा रहे थे, वीडियो चैटिंग कर रहे थे, बड़े साइंटिस्ट, बुजुर्ग साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट साहब को पुणे पुलिस, प्रोफेशनल पुलिस से पकड़ी उसको। अब आप सोचिए, साइंटिस्ट साहब को लग रहा है कि कोई हूर पाकिस्तान से उन पे लाइन मार रही है, उनके साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग करते, वीडियो कॉल कर रहे हैं। ये कौन? तो आपको डीआरडीओ जैसे सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये चीज किसकी गलती है? कौन ये गलतियां कर रहा है? बार बार ये गलतियां क्यों हो रही है? इस पे हम सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, आपको वो सवाल पूछने का हक है। और आपने पाकिस्तानी नागरिकों के, ये देखिए, दाऊद को छिपाने वाला पाकिस्तान आज अपने नागरिकों को, जिनके पास जो है पाकिस्तान का बाकायदा पासपोर्ट है, उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। और यही नागरिक जो पाकिस्तान का पासपोर्ट लिए हैं, आपने ठीक कहा कि ये लोग आसिम मुनीर के बयान को लेकर के एक ने भी उसका विरोध नहीं किया, लेकिन वैसे इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और पाकिस्तान आज इनको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये स्थिति है। लेकिन शाजिया, जो सवाल तहसीन पूनावाला उठा रहे हैं वो बड़े वैलिड हैं। आखिर बिहार, अगर अब गुजरात की बात करेंगे, गुजरात में किसकी सरकार है? इतने समय से वहां पर ये लोग कैसे रह गए? क्यों नहीं देखा गया? और जम्मू कश्मीर में भी ठीक है, इतने समय से वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन था, उसके बाद जो है गवर्नर रूल वहां पर, तो फिर इतने समय से वहां पर क्यों नहीं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस में जो लोग हैं उनकी क्यों नहीं शिनाख्त की गई? ये कौन लोग हैं, कहां से आए, उनके ऊपर क्यों नहीं शक की सुई गई? ये तो बहुत ही कमाल की बात है। अब जब यहाँ पे प्रश्न डाला जा रहा है, प्रश्न उठाया जा रहा है और रोशनी डाली जा रही है उन सब परिवारों पर, उन सब महिलाओं पर और उनके बच्चों पर, जो हमारे यहाँ कहते हैं अहलो अयाल, तो उस पर जब रोशनी डाली जा रही है, तो अब इसमें भी गलती है भाजपा की। अब जब भाजपा सरकार बात करती है, वो सारी बातें जो चाहे वो महात्मा गांधी जी हों या फिर नेहरू जी रहे हों या फिर बहुत सारे इसमें हमारे मौलाना आज़ाद हो, जब बात सीए की थी, तब ये सारी पार्टियां कहती हैं कि भाई कागज नहीं दिखाएंगे और क्या हो रहा है देश के मुसलमानों के साथ, बावजूद उसके कि उसका देश के मुसलमानों के का से कुछ लेना देना ही नहीं था। वो असल में इन बाकी देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं, सिखों और पारसियों और क्रिश्चियन से लेना देना था। और अब जब बात हो रही है, अब जब हमारी ही सरकार, यानी देश भर की सरकार, लेकिन मेरी ही पार्टी अब बाकायदा बात कर रही है और इस पर रोशनी डाल रही है, तो बजाय ये कि कहने के लिए चलो आप कम से कम अब तो करो, यही पिंडी अलायंस वाला दुनिया भर रो रहा, हर जगह रो रहा है। और हमारे तहसीन भाई यहाँ पे आकर कह रहे हैं कि भाई आप ही की सरकार है, आप डिसाइड कीजिए। अगर अब सरकार कह रही है कि इधर अगर मगर नहीं होगा, आर पार नहीं होगा, अब ये फैसला लिया है तो भुगतो भी। इस फैसले का मतलब क्या है, नताइज क्या है? तब अगर मगर की स्कोप नहीं है, तो अब जब कह रही है सरकार, अब सामने बात आ गई है, तो अब क्यों पिंडी अलायंस के सब लोग चिल्ला रहे हैं? क्यों रावलपिंडी के आकाओं की बात सुनकर उनका नैरेटिव बढ़ा के बताइए? तब तो मानना चाहिए ना। तहसीन, देखिए इसमें तहसीन एक बात है कि जो शाजिया ने कहा वो ठीक है, सरकार वहाँ पे उनकी है, ये सब ठीक है, लेकिन जब कभी भी सरकार ने ऐसी कोशिशें की हैं तो फिर वही कह रहा हूँ ना, कोर्ट में जाना, बचाना, इनके लिए खड़े हो जाना, PIL लगा लेना, कागज नहीं दिखाएंगे, नारे लगाना, ये सब कौन करता रहा? ये सवाल पूछो। और फिर एक सवाल ये भी है कि आज अगर गुजरात में और उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि ऐसे नागरिकों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो बाकी स्टेट में क्यों नहीं हो रहा? जो बाकी दूसरे जो स्टेट्स हैं, बीजेपी वाले स्टेट वाले भी करें और बाकी जो है हिमाचल में हो या दूसरी सरकारें हो वो भी करें, कर्नाटक में भी करें, वो क्यों नहीं होता? बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं, पूरे देश पे आइडेंटिफाई होना चाहिए। लेकिन बुनियादी सवाल आज भी वही रहता है, क्या जो शाजिया जी कह रही है, आज सरकार उठकर ये आइडेंटिफाई कर रही, तो 11 साल से वर्तमान सरकार ही थी केंद्र के अंदर, और उनका सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहला शपथ आप संविधान पे लेते कि भारत की अखंडता को सुरक्षित रखेंगे। ये सबसे पहला आपका दायित्व, कर्तव्य होता अशोक जी। अगर आप ही उसमें फेल हो गए और फिर आप विपक्ष से सवाल पूछे, विपक्ष कोर्ट चला गया, चलो मान लिया रोहिंग्या पे गया, रोहिंग्या पे तुषार मेहता जी का क्या स्टैंड था? नहीं, हमने उनको UN कार्ड दिया है, हम देखिए यहाँ टीवी स्टूडियो पर एक बात करते हैं, आप वहां पर एक दूसरी बात करते हैं कोर्ट के अंदर, तीसरी बात आप एफिडेविट के अंदर। शाहजहा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला प्लीज। तो आप ही का स्टैंड, मैं आपसे पूछता हूं, कितने रोहिंग्या को बाहर निकाले? कोर्ट के बाद क्या है सरकार का स्टैंड ऑन एफिडेविट रोहिंग्या को लेकर? मैं यही बता रहा हूं, टीवी चैनल्स में ये लोग एक बात करते हैं, कोर्ट के अंदर दूसरी बात करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल है ही नहीं।
मैं आज कहता हूं माननीय गृह मंत्री शाहजेद जी, प्लीज शाहजेद जी थोड़ी गंभीरता से हम कर ले, बहुत गंभीर शो है। माननीय गृह मंत्री इमीडिएटली सारे डीजीपीस की मीटिंग बुला लें, सारे होम मिनिस्टर्स की मीटिंग बुला लें, भले आइडेंटिफिकेशन शुरू हो जाए, क्यों नहीं करते माननीय गृह मंत्री साहब? चलो गृह मंत्री साहब ने एनएससी साहब कर ले, ये कुछ तो आप कीजिए भाई। ये तो नहीं हो सकता 12 साल हुकूमत में रहने के बाद विपक्ष ने हमको रोका, विपक्ष ने बोला कागज नहीं दिखाएगा, विपक्ष ने बोला भाई कब तक विपक्ष का रोना रो गया। ओके शाजिया रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा जल्दी से, छोटा सा रिस्पॉन्ड। मेरे भाई मेरे दोस्त, बहुत जानकर खुशी हुई कि आपका दिल इतना धड़क रहा है इस मौजूद को लेकर, और मैं चाहती हूँ ये बात आप कहें अपनी पार्टी के लोगों से भी, और इसको स्टैंड को रखें कि भारत भारतीयों के लिए, और जब जब इसके मुताल्लिक के सवाल खड़े हों तो आप खड़े हो इस स्टैंड के साथ कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भारत, इंडिया फॉर इंडियंस ये, और ये रोना पीटना और पीआईएल और ह्यूमन राइट्स और देश भर में जाकर भारत और माइनॉरिटीज की बात करके रोना चिल्लाना नहीं। और अभी भी जो आप कह रहे हैं, आप कहिए बहुत अच्छा क्या कि कम से कम गुजरात सरकार और यूपी सरकार कर रही है, और ये मेरी डिमांड है तहसील पूनावाला होने के नाते, इस देश के बाशिंदे होने के नाते, कि हर जगह ये हो। और इससे हटकर, क्योंकि मेरा सारा स्टैंड इस पर आपके इस मुतालिक नहीं है, लेकिन गंभीर, अगर अब भारतीय सरकार अब कर रही है तो तब 11 साल ने इसे नहीं किया, लेकिन सारी जो बातें भी हो रही हैं, सारे आपके सवाल भारत के सरकार के से हैं। आपने खुद देखा, आपने बहुत सारी बातें कही, एक बार भी आपने पिंडी अलायंस पर कुछ नहीं कहा, एक बार भी आपने फारूक अब्दुल्ला की इस सोच पर और बयान पे नहीं कहा कि आप क्या कर रहे हैं वहां पे। ये पिंडी अलायंस के बारे में भी तो बोलिए आप जरा। ओके चलिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद तारिक जी आपके पास आऊंगा, और साथ साथ शशांक शेखर आपके पास, छोटे से ब्रेक के बाद। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नशे का दरवाजा एक बार खुला तो जिंदगी बंद हो जाती है। ये नशे का दरवाजा हमें तोड़ना ही होगा। दरवाजा तोड़ दो। नालसा की डॉन स्कीम है, एक मिशन, एक जंग। जब कानून समाज के साथ कदम मिलाता है, तब नशा हार मानता है। विक्टिम्स के लिए लीगल मदद, परिवारों के लिए समर्थन, और हर गली, हर स्कूल में नशे के खिलाफ एक बुलंद आवाज। तुम मत गिरना, हम हैं यहां। नालसा की डॉन यूनिट के साथ कानून भी, इंसाफ भी और सहारा भी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं एक हिंदुस्तान कितने पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान में कितने पाकिस्तान बसे हुए हैं। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब पाकिस्तानी नागरिकों को हिंदुस्तान छोड़ने के लिए कहा गया, तो ऐसी ऐसी कहानियां हमारे सामने आई जो सुनकर दिल दहल जा रहा है, जिससे सुनकर हैरानी हो रही है, परेशानी हो रही है।
सोचिए कि लोग 15, 20, 25, 30, 40 साल से पाकिस्तानी नागरिक भारत में बैठे हुए हैं, बार बार वीजा एक्सटेंड किए जा रहे हैं, और साथ साथ वो ऐसे भी नागरिक हैं जिनके पास पासपोर्ट पाकिस्तान का है, लेकिन वो पाकिस्तानी नागरिक हैं, लेकिन वोटर आईडी कार्ड भारत का बना रखा है और कश्मीर में वोट देते हैं, बाकायदा कश्मीर की पुलिस में नौकरियां करते हैं, भारत सरकार की तमाम सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन नागरिक पाकिस्तानी हैं। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ शाजिया इल्मी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी हैं यूपी के, शशांक शेखर झा वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तारिक खान जी बोलिए। तारिक खान जी, बड़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब उसमें एक ये भी सामने आया कि बताइए कि एक शादी प्रोजेक्ट भी चलता है, शादी प्रोजेक्ट। वो शादी प्रोजेक्ट क्या है कि भारत की जो है वो बच्चियां हैं और निकाह जो है पाकिस्तान के लोगों से हो जाता है, और पाकिस्तान के लोगों से, और ऐसी संख्या जो बताया जा रहा है कुछ नहीं तो कुछ नहीं 2-4 लाख ऐसी महिलाएं हैं भारत में। लेकिन अगर शादी हो गई उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन शादी होकर वो भारत में ही हैं, उनके पति पाकिस्तान में आते हैं, बच्चे भारत में पैदा होते हैं, उनकी जो पत्नियां हैं वो भारत की सरकार की सारी सुविधाएं लेती है, बच्चे भारत सरकार की सुविधाएं लेते हैं, लेकिन उनके शोहर जो है वो पाकिस्तानी है। क्या किया जाए इन लोगों का? बैन कर दीजिए। किसने रोका है? हाँ, कहीं आपके हाथ कहीं किसी ने रोके हैं क्या? किसी का विरोध है क्या? देखिए, पाकिस्तान के नाम पर, उसके खिलाफ एक्शन लेने के नाम पर हम साथ खड़े हुए हैं। लेकिन देखिए, बीजेपी की प्रवक्ता क्या है? पिंडी अलायंस। इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनको यह बताया जा रहा है कि वो पिंडी अलायंस किए हुए। अच्छा साहब, जब आप बिना बिरयानी खाने बुलाए बिरयानी खाने गए थे, किसी ने आपको एजेंट या कुछ बोला था क्या? अशोक भाई बोल सकते थे ना। मगर समझिए, भारत एक कॉन्टेक्स्ट है। नहीं, अभी इनको जवाब देने दे। 4 बार पिंडी पिंडी बोला। भारत के लोग एक साथ हैं। इस बात के लिए ये जो बोलती है ना, इसको वहां भी सुना जा रहा है, और वहां के लोग इसको उठाएंगे कि वहीं पर बैठकर इनको पिंडी अलायंस कहा जा रहा है, और इस बात पे एतराज नहीं होना चाहिए। आप बताइए, जब अटल बिहारी वाजपेयी 2-2 बार गए थे, किसी ने एजेंट कहा था विपक्ष ने? जब सेकुलर बता दिया जाता है, जिन्ना को कुछ कहा गया तो नहीं कहा गया था, और सारे कई प्रधानमंत्री गए तब नहीं कहा गया था। और आज ऐसा क्या हो जाता है? आपसे सवाल पूछना तो पिंडी अलायंस पाकिस्तान के साथ है। ये कैसी बात है? कैसी बातें करती? या कभी शाजिया एक मिनट दीजिए, आ रहा हूं मैं। इस तरीके की बातें कही गई कि आप पाकिस्तान के एजेंट हैं। पाकिस्तान के एजेंट कहा जा सकता है? पिंडी अलायंस का मतलब क्या है? आप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि एजेंट है। इस तरीके की घटिया बातें नहीं होनी चाहिए। मेरा भारी एतराज है इस बात पर। हम अंदर लड़ सकते हैं, आपसे सवाल पूछ सकते हैं, आप हमें 4 गालियां दीजिए, सर झुकाकर सुन लेंगे, मगर ये इंटरनेशनल मीडिया भी देखता है। प्लीज बीजेपी ऐसा मत करिए। ओके, शाजिया रिस्पॉन्ड। वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब कितने ज्यादा डिफेंसिव आप लोग हैं। बातें यहाँ पे हो रही हैं उन मुस्लिम बच्चियों की, औरतों की, महिलाओं की, जिनको बाकायदा, जिनकी शादी हो जाती है पाकिस्तान में, जिनके बच्चे की परवरिश, खाना पीना, देख रेख सब होती है इंडिया में, और इंडिया करता है। उस पर जब सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि आंकड़े चौंकाने वाले हैं, तो उस पर जवाब दिया नहीं जाता है। पर मैं तो आप कह रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं उन औरतों को नहीं कह रही हूँ। वो तो पूरे सोसाइटी की, माशरे की, खुद का उनका धर्म, सोच, माँ बाप जो भी जिम्मेदार हैं। लेकिन आप जैसी पार्टियां, जिनके रोजाना के जो वक्तव्य हैं, जिनको बाकायदा इस्तेमाल हो रहा किया जाता है, चाहे वो राहुल गांधी ने जो आर्टिकल 370 के बारे में कहा था कि वेयर इज डेमोक्रेसी, जमहूरियत खत्म हो गई है, तो जिसको इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान द्वारा, जो यूनाइटेड नेशंस को शिकायत दर्ज की जाती है ऑफिशियल कम्युनिक की तरह, कि इसमें जब राहुल गांधी कह रहे हैं इस बात को, या सिर्फ अगर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ की बात हो, या बात हो दिग्विजय सिंह के बयान की कि भाई ये क्या हो रहा है, इसके तो हमें कोई प्रमाण नजर नहीं आ रहे हैं, और तो हम उसकी बात कर रहे थे भाई साहब कि रावलपिंडी के हाथ मजबूत करने वाले लोग जो आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग वहीं की बात करते हैं। तो मैं आपको कह रही थी दरअसल, और मैं फिर से 1000 बार कहूंगी, अभी भी आप देखिए इतनी जरूरी बातें हैं, लेकिन आपने किसको निशाना बना रहे हैं आप? बीजेपी को, मोदी को। मुखालफत कीजिए, भाजपा की मुखालफत आप जरूर करें, लेकिन जब ऑपोजिशन गवर्नमेंट को नहीं, मैं खत्म कर लूँ बात, छोटी सी बात है। जब ऑपोजिशन जो बीजेपी को अपोज करता है तो वो जरूरी बात और लेजिटिमेट बात करता है, लेकिन जब ऑपोजिशन नेशन को अपोज करने लगता है
और नेशनल पॉलिसी को फॉरेन डोमेस्टिक आर्मी एजेंसीज और प्राइम मिनिस्टर को, कि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री है ना, पूरे यूनिफाइड आर्मी कमांड के करता धरता है, वही हमारे कमांडर इन चीफ है। सुन लीजिए आप, तो जब आप जिस तरह के पोस्टर्स लगाते हैं, जब गप सर तन से जुदा कर देते हैं या फिर हमारी पॉलिसी पर या हमारे एजेंसीज पर इल्जाम लगाते हैं, तो दरअसल आप रावलपिंडी जो आईएसआई हेडक्वार्टर्स के लिए बोलते हैं, इस बात को मैं फिर से बोलूंगी। वैसे मुझे आपके जवाब का चाहिए, क्योंकि यूपी में भाई साहब, यूपी में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, महिलाएं हैं जो लगातार बच्चों के साथ पड़ी हुई हैं, भाइयों के घर में और अपने मायके में, और ससुराल वाले बुला नहीं रहे हैं। तो क्या आपको लगता है इस पर कुछ करने की जरूरत है? ओके, तारिक खान जी इस पर रिस्पॉन्ड भी कर दीजिए, साथ साथ बहुत संक्षेप में, क्योंकि मैं फिर शशांक जी के पास जाऊंगा। लेकिन एक चीज मैं कह रहा हूं, ये आपने कहा कि पाकिस्तान का मीडिया भी, बिल्कुल, और पाकिस्तान का मीडिया देखते हैं और पाकिस्तान के सांसद देखते हैं। पाकिस्तान की संसद में बाकायदा अखिलेश जी का बयान पढ़ा जा रहा है, पाकिस्तान की संसद में आम आदमी पार्टी का बयान पढ़ा जा रहा है। तो ये सब चीजें भी तो हो रही हैं। वो लोग तो अखिलेश जी का नाम लेते हैं, सौरभ भारद्वाज का नाम लेते हैं, और उनका नाम ले लेके कहते हैं देखो विपक्ष तो जो है वहां पर अलग भाषा बोल रहा है, विपक्ष है ही नहीं वहां नरेंद्र मोदी के साथ। नाम लिया गया, क्या बयान है अखिलेश जी का, जरा दिखाए, कोई बताए। लगातार उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, लगातार उन्होंने चीजों का खंडन किया, लगातार उन्होंने सरकार को आंख बंद करके सपोर्ट किया। अब इससे ज्यादा और क्या? अगर वो नाम ले रहे हैं, हमें इससे क्या? वहां पर कोट नहीं किया गया, सिर्फ नाम ले वो किसी का भी नाम, इस पे थोड़ी ना रोक, वो किसी का नाम ले सकते हैं। लेकिन यहां पर बैठकर इस बात को कहना कि वो, और इतिहास में अगर जाएंगे तो हुर्रियत नेताओं के साथ बैठकर अटल बिहारी वाजपेयी भी बड़ी मीटिंग करते थे। जब इतिहास के गड्ढे में उतरेंगे तो बहुत कुछ मलबा निकलेगा, हमारे खिलाफ भी निकलेगा, मगर इनके खिलाफ वाला हम भी इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। आज वो वक्त नहीं, हिंदुस्तानियों का खून हिंदुस्तान की धरती पे बहा है, साथ रहकर उसके बदला लेने की टाइम है। मत करिए ये काम इंडिया अलायंस को, इंडिया अलायंस ही बुलाइए, इंडिया अलायंस अभी मत बुलाइए, बदला ले लें, फिर कहिएगा ये। ओके, मैं शशांक सवाल इसका कानूनी एक एंगल भी है ना, ये किस तरह का हमारे है कि लॉन्ग टर्म वीजा है, लॉन्ग टर्म वीजा की भी एक अवधि होनी चाहिए ना, 2 साल 3 साल 4 साल 40 साल से कोई लॉन्ग टर्म वीजा पे कैसे रह सकता है? कैसे बार बार वीजा एक्सटेंड हो जाता है कोई इसका? और इनको अगर निकाल रहे हैं तो कानूनी रूप से तो हमको अब लगता है कि कानून भी हमको जो है सख्त करने पड़ेंगे। नमस्ते अशोक जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अशोक जी, बिल्कुल 2-3 बातें हैं। आज जब देश साथ है, और मैं अभी पैनलिस्ट लोगों को भी सुन रहा था डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स में, सब अगर मोदी जी के साथ हैं पहलगाम के अगेंस्ट में जो हुआ है, तो मेरा मानना है कि ये सही समय है जब हम इन लूप होल्स को खत्म करें। जैसे कि हमने पास्ट में देखा है कि रोहिंग्या को जब भी उनके देश वापस भेजने की बात होती है तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, और उदाहरण बहुत सारे हैं, बहुत सालों में हुआ है। लेकिन अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का रुख बदला है, जैसे आज ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पहलगाम को लेकर किया और उन्होंने डिसमिस कर दिया कि हम इस केस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये सरकार का काम है और देश का काम है। और छोटी सी जानकारी दे दूं, जिस आदमी ने PIL लगाई आज पहलगाम को लेकर के बाकी चीजों से पाकिस्तान से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, वो व्यक्ति NSUI का लीडर है, ये भी जानकारी रहनी चाहिए। बोलिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, वो सरकार का काम है, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, वो सरकार का काम है, हम अगर डिस्प्यूट होगा उसको क्लियर करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे 2-3 बातें जो अभी आपकी डिबेट में भी आई हैं, ऑनलाइन शादियां हो रही हैं कंप्लीटली इलीगल, तो उसको सॉल्व करने का यूनिफॉर्म सिविल कोड एक हो सकता है। NRC एक बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर 140 करोड़ का देश है जहां पे इतना ज्यादा टैक्स और ये सब यूज होता है, तो एक पता होना चाहिए कि भाई रजिस्ट्री में क्या है क्या नहीं है। और ये जो इलीगल तरीके से इस देश में रह रहे हैं वो भी तभी जा सकते हैं यहां से जब NRC हो और सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों को एंटरटेन ना करे। एक दूसरा एस्पेक्ट और है कि क्या शादियों के बाद क्या हो सकता है। तो देखिए, भारत में अनलाइक अमेरिका, यहाँ पे नेचुरलाइजेशन का सिटीजनशिप नहीं होता, यानी कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे पैदा हो जाए तो अपने आप सिटीजन नहीं बन जाएगा, या कोई शादी कर ले तो सिर्फ अपने आप सिटीजन नहीं बन जाएगा। और अगर कोई पाकिस्तान का है तो समझिए पाकिस्तान एनिमी नेशन है इस देश का। एनिमीज एक्ट में भी पाकिस्तान को रखा गया चाइना के साथ। तो अगर कोई पाकिस्तान से शादी कर लिया 10 साल पहले, 5 साल पहले, और उनके बच्चे हुए हैं और आज वो रो रहे हैं कि भाई हमको वापस क्यों भेज रहे हो, तो ये वो प्ली नहीं ले सकते, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। उनको तब भी पता था और आज भी पता है कि पाकिस्तान दुश्मन देश है। और आपके शो में अलग अलग लोगों ने कहा है कि कैसे हमने 48, 71, 65 अलग अलग लड़ाइयां लड़ी है, 99 में लड़ी है, और अब पहलगाम में हम लड़ रहे हैं। मेरा मानना है कि मोटा मोटी इस देश में एक बात समझना पड़ेगा, जो भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं बार बार, सॉवरेनिटी कम्स बिफोर रिपब्लिक।
यानी कि इस देश की अखंडता और जो एक संभवता है वो पहले आएगी। जो इस देश का रिपब्लिक है वो बाद में आता है। रिपब्लिक इस देश में हुआ है 1950 में, लेकिन इस देश को आजादी जो मिली है वो 1947 में मिली है। आजादी में अखंड भारत की बात हुई है, तो जो भारत का जो नक्शा है उसमें एक एक इंच भारत का है, और वहां पे अगर कोई भी इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज होती है उसको रोकना चाहिए। एक छोटी सी बात और अशोक जी, ये जो शादियों की बात हो रही है इसमें एक और पैटर्न है। आप देखिए, जितनी भी शादी आपने कही पाकिस्तान और भारत के बीच में हुई है उसमें सब के सब में पाकिस्तानी मेल है और हिंदुस्तानी फीमेल है। ये एक पैटर्न है जो लव जिहाद वाले समय में भी हमने देखा, और इसके लिए अब असम और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने कानून भी बनाया कि प्रोटेक्शन हो। तो मेरा मानना है कि ये जो महिलाएं हैं जिनको गुमराह करके पाकिस्तान में शादी किया जा रहा है उनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। मैं नहीं मानता कि सबके मन में गलत सोच होगा, लेकिन उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। ये जो हो रहा है कि पाकिस्तानी मर्दों से शादी हो रही है और फिर बच्चे हो रहे हैं, तो उनका जो आप फ्यूचर में देखिएगा तो कैसे वो कहेंगे कि हम भारत के लिए खड़े होंगे। सर, ये लव जिहाद का भी है और दूसरी तरफ मैं तो कहता हूं डेमोग्राफी चेंज का भी पैटर्न है। एक पाकिस्तान से आने वाला व्यक्ति जो है यहां पर अपने बच्चे पैदा कर रहा है, तो आपने क्या हिंदुस्तान में बच्चे पैदा करने की मशीनें नहीं है। अगर आपका रिश्ता है, प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, भाई शादी करिए, उनको ले जाइए, उनको बाइज्जत अपने घर में रखिए। लेकिन ये थोड़ी है यहां पर आप छोड़ देंगे, यहां बच्चे पैदा और यहाँ डेमोग्राफी बदल चेंज करने की बात है क्या? इसको लेकर कानूनी रूप से और पुलिसिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे में मैं सर आ रहा हूं, विक्रम सिंह जी आ रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आता हूं सीधा इस ब्रेक के बाद। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। सनसेट से पहले म्यूचुअल फंड के मैदान से निकलने का टाइम आ गया है। अच्छा एक बात बता, तू इंडियन टीम का फैन कब से? 96 से सेमीज तक पहुंचे थे यार, ये हार गए। तो क्रिकेट देखना बंद कर दिया? अरे नहीं, ऐसे कैसे? टीम इंडिया फॉरएवर ब्रो। एग्जैक्टली, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। चलिए, एक हिंदुस्तान कितने पाकिस्तान, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। विक्रम सिंह जी, सीधे सीधे पूछना चाह रहा हूं कि भाई ऐसे में क्या करा जाए? पुलिसिंग तो हमको कुछ करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ऐसे नागरिक जगह जगह घुसे पड़े। इसमें लोकल पुलिस का, इंटेलिजेंस का क्या रोल है? क्या उसमें भी हम लोग नाकाम साबित हुए हैं क्या? अशोक जी, कानून बहुतेरे हैं, पुलिसिंग बहुत पुख्ता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, बंदूक कैसी भी हो, लेकिन चलाने वाले का जीवन दर्शन क्या है और उसकी एकाग्रता क्या है। अगर AK-47 जैसे बंदर के हाथ में अस्त्रा दे दें तो बंदर वही करेगा जो बंदर से उम्मीद की जाती है। अब कानून की कमी नहीं। फॉरेनर रजिस्ट्रेशन एक्ट में शशांक शेखर जी बताएंगे, कोई भी पाकिस्तानी आता है तुरंत इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को और फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में होनी चाहिए। फिर उसके पीछे एजेंसीज, इंटेलिजेंस और पुलिस वैसे लग जाती है जैसे हिस्ट्री शीटर के पीछे। और एक लाहौर थाने में हिंदुस्तान के एक रजिस्टर होता है, बड़ा महत्वपूर्ण अभिलेख है, लापता पाक नागरिक रजिस्टर, और प्रत्येक के ऊपर इनाम की घोषणा भी की जाती है अगर दस्तयाब ना हो कालांतर में। इसके अलावा मैंने आपसे बताया सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम। जितनी भी गतिविधियां आपने इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में आपने जिनकी चर्चा की है वो सब इस सस्पिशियस एक्टिविटी के अंतर्गत आती हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार में उनको आना चाहिए। गड़बड़ क्या है? आपने 25 साल फेथफुल इंप्लीमेंटेशन कराया, 6 महीने, 1 साल या 2 साल का आपको इंटरवल मिल गया, बस उसी में गोल हो जाता है। और गोल कौन करता है? होशियार को इशारा काफी है। ऐसी एक व्यवस्था आ जाती है जो आपको मौका देती है हमारे पीठ में चाकू भोंकने का। उतना काफी पर्याप्त है। ये 5 लाख औरतें अकस्मात नहीं आई, इनको लाया गया है। उसामा अकस्मात नहीं आया, नौकरी अकस्मात नहीं मिली, उसको लाया गया है, नौकरी दिलवाई गई है। ऐसा अभी एक उसामा पकड़ा गया, लेकिन अगर उसामा से आप पूछें
तुम्हें किन किन लोगों ने डॉक्यूमेंट दिए, किसने नौकरी दिलाई, किसने तुमको यहाँ प्रोत्साहित किया कि तुम यहाँ करो। उसके बाद जिन अधिकारियों और राजनेताओं का नाम आए, मैं उम्मीद करता हूं यूएपीए के अंतर्गत अशोक जी उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई हो जो ओसामा के खिलाफ होनी चाहिए। बल्कि मैं कहूंगा ओसामा की बाद में पहले इन राजनेताओं की जिन्होंने इनको बुला करके अपनी अमानत बना करके रखा। तो व्यवस्था पूरी है, इम्प्लीमेंटेशन लैक्स है, और हमारे विद्वान पैनलिस्ट ने अगर शक उठाया है, शक वाजिब है, लेकिन सबसे पहले दोषी वो है, वो राजनेता जिसने व्यवस्था करवाई, और वो नालायक और जो जिन्होंने अपने कर्तव्य को इतिशी के पुलिस अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने इस व्यवस्था को शिथिल करके इनके आगमन की व्यवस्था की। अशोक जी ओके, एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद जल्दी से फाइनल कमेंट के लिए आऊंगा, छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक हिंदुस्तान कितने पाकिस्तान, बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में। तहसीन जी एक सवाल आपके लिए मेरे एक दर्शक ने भेजा है, मुकेश चौधरी। वो कह रहे हैं कि तहसीन जी से पूछिए कि जब सीए एनआरसी आई थी तब सोनिया जी और राहुल जी ने मुसलमानों से सड़कों के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए कहा था। उस पर आपका कमेंट क्या, बहुत संक्षेप में। उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कमेंट दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था आप मुझ पे विश्वास रखिए, एनआरसी की कोई प्रक्रिया होने वाली नहीं, इसका डिस्कशन ही नहीं हुआ। आप सवाल टाल गए। मैं टाल ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सवाल था सोनिया और राहुल जी ने क्यों कहा मुसलमानों को सड़क पर उतरने के लिए सीए के खिलाफ रामलीला मैदान में। मेरे पास बाइट भी है उनकी। तो विपक्ष ने कुछ कहा, सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एनआरसी की कोई प्रक्रिया ही नहीं थी। तो जो एनआरसी की प्रक्रिया थी उस पर डिबेट किया। सीए को लेकर भी तो कहा ना कि सड़कों पर उतरने, क्यों? सीए का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, वो एक अलग विषय था। उसका एनआरसी का क्या मामला, मैं एनआरसी की बात कर रहा हूं। और एनआरसी, लेकिन एक चीज मैं फैक्ट चेक करना चाहता हूं भाजपा की प्रवक्ता को। भारत के आर्मी के सुप्रीम कमांडर माननीय राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री ने, और चीफ कमांडर उपेंद्र द्विवेदी जी जनरल होते हैं। ओके शाजिया रिस्पॉन्ड करें। अंडर इन चीफ होता है अमेरिका में, प्रेसिडेंट इंडिया में वैसे ही, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो पॉलिटिकल विल है वो एग्जीक्यूटिव की होती है और हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस प्राइम मिनिस्टर का है। और जो पॉलिटिकल विल होता है, जो पूरा कमांड है, वो एक्चुअली पॉलिटिकल विल जो भी सरकार में है उस वक्त, हुकूमत में है, वो तय करता है। जैसे नेहरू जी तो नहीं थे ना, प्रेसिडेंट तो नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर ही थे ना, आपको भी मालूम हुआ तहसीन जी। लेकिन सब जानते क्या हुआ चाइना के युद्ध में, कृष्ण मेनन ने क्या किया, तो वो सब हम जानते हैं। मुझे बुनियादी बातें ना बताएं। और बांग्लादेश के निर्माण के लिए भी इंदिरा जी को श्रेय दिया जाता है। जी जी जी, हाँ, तो इतना किसी को बेवकूफ ना समझिए, चलिए सब जानते हैं कमांडर इन चीफ। देखिए एक और बात, मुझे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। सुप्रीम बड़ा मौजूद, देखिए सुप्रीम कमांडर 30 सेकंड बाद, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं। हाँ नहीं, आप तकनीकी उसमें ना उलझिए, एक वकील की तरह असलियत में जाइए। खैर उसको भी छोड़िए, 30 सेकंड में जरूरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ, हमने देखा कि ओवैसी जी रोए, बहुत दिनों बाद उनकी प्रक्रिया आई और उनको बड़ी तकलीफ हुई। वक्फ बिल को लेकर बड़ी सारी बातें की जा रही हैं और सबको लगने लगा है कि भाई मुसलमानों के हुकूक फिर से कुचले जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कि ऑल इंडिया मुस्लिम। चलिए मेरे पास समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।
जीवन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर।